नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 55 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 55 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर में जो आता है वो वानिकी आता है, फॉरेस्ट्री आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अर्थव्यवस्था की कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने क्षेत्र में है। तो उसके 3 स्तर है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, और तीनों ही स्तर आपको पता होने चाहिए। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, वानिकी। वानिकी के अलावा और क्या क्या प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो वानिकी के अलावा मछली पालन जिसको आप फिशरीज बोलते हैं, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। फिशरीज के अलावा आपका जो हो गया वो खनन, माइनिंग भी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। पशुपालन हो गया, ये भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अलावा आपका द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर आप जिसको बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, माइनिंग हो गया, पशुपालन हो गया, सभी चीज़ें जो है वो किस में आ रही थी, प्राथमिक क्षेत्र में आ रही थी। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र से कुछ जानने से पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं जॉब करते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज मिलने वाली है। और जितने भी 11 से 12 सब्जेक्ट यहाँ पर रहते हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है और मात्र 499 रुपये में। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए इस नंबर पे 7876145409। अब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लेकिन अब बात करें तो हम इस क्वेश्चन की, तो द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में आपका एक तो आता है विनिर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन, जिसका दोबारा निर्माण होता है। विनिर्माण आपका निर्माण हो गया, बिल्डर्स हो गया, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, ऊर्जा उत्पादन हो गया, और आपका औद्योगिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो भी किस में आती है, द्वितीय क्षेत्र में। ये फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, सभी खनिज हो गए, ये सभी जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो तृतीय क्षेत्र में आपका बैंकिंग, बहुत बार पूछा जाता है कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है, जिसको तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को भाई सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र भी तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में आपका बैंकिंग आता है, आपका बीमा आता है, बीमा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका संचार कम्युनिकेशन भी आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी जो है इसी में आता है। इसके अलावा पर्यटन भी आपका जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, सारे का सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं तृतीय क्षेत्र की बात करूं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो किस क्षेत्र का है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। इस बात को आपने याद रखना है, सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। परीक्षाओं में आपको एक एक बात याद करके जानी है। 3 स्तर हमने पढ़े, हमने प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा, द्वितीय क्षेत्र पढ़ा, और किस क्षेत्र में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र की सर्वाधिक योजना लागत थी। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना आई तो उस समय जो है वो किस क्षेत्र की सर्वाधिक योजना लागत थी, तो किस क्षेत्र की थी, तो भैया कृषि की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो 1951 से 1956, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चली थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो जवाहरलाल नेहरू, किसके कार्यकाल के दौरान, याद रखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। और इस पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर क्या है, खासा ध्यान दिया गया। तो इस बात को आपने याद रखना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कृषि पर यहाँ पर जो है वो खासा ध्यान दिया जाता है। अगर आपको पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में याद है और आप कमीशन के पेपर में जा रहे हो तो वहाँ पर आपसे दूसरी पंचवर्षीय योजना भी पूछी जाएगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में यहाँ पर हुई। इस समय भी किसके समय हुई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही आई थी। आपको लगता होगा कि जो हमारे बैचेज है वहाँ पर जो आपको नॉर्मल ऐसे ही पढ़ाते होंगे जैसे क्वेश्चन है, भाई वहाँ पर टॉपिक वाइज हर एक चीज़, यहाँ तो ये समझिए आप 1% कंटेंट मिल रहा है भाई, वहाँ
पर आपको 99% जो कंटेंट छुपा है वो बैच के अंदर छुपा है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर करवाई जा रही जो आपको पता भी नहीं है और जो यहाँ पर मुझसे भी कवर नहीं हो पाती है। जितनी चीज़ें कवर होती है कोशिश करता हूँ यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हमारे बैच से ज़रूर जुड़े, क्योंकि फ़ीस मात्र 499 है। और मैं बोल रहा हूँ कि जो गरीब स्टूडेंट है जो नहीं दे पा रहा है, वैसे तो जिसने बीएड किया वो गरीब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो सच में गरीब स्टूडेंट तो मैं उसके लिए कम करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसीलिए हमारी फीस मात्र 499 रुपये है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी वो मैं बता चुका हूँ कि 56 से 61 तक आई थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था सार्वजनिक क्षेत्र में विकास और तीव्र औद्योगिकरण। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र था उस क्षेत्र में विकास करना था और तीव्र रूप से औद्योगिकरण करना था। और जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, बहुत बार पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखना है महालनोबिस, याद रखना है महालनोबिस मॉडल। तो याद रखना है महालनोबिस मॉडल जो था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। याद रखना है कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। नाम अटपटा है लेकिन याद रखना है, आपको नंबर दिला सकता है कमीशन के पेपर में। तो ऐसी पंचवर्षीय योजना जो महालनोबिस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी, तो बोलेंगे दूसरे पंचवर्षीय योजना। अगर आप पहली और दूसरी जानते हो तो अक्सर आपसे तीसरी भी अधिकतर बार पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल, क्योंकि इस बार पेपर महाभारत होने वाला है, बड़े टाइम बाद पेपर आ रहा है तो पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। 1961 से 1966 के बीच जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय भी भाई नेहरू ही थे, नेहरू जी ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भैया याद रखना कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसको गाडगिल पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, तो बोलेंगे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। पहली 3 हमने पढ़ ली है। और उद्देश्य क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? तो कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में विकास करना। तो कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में विकास करना, ये उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। देखिए, अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यहाँ से हमने सारी बातें डिटेल से जान ली है। उसी प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना, अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब से कब तक आई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2011 में आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र और समावेशी विकास पर ध्यान। तो याद रखना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में आती है और इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र और समावेशी विकास पर ध्यान देना। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बेसिक क्वेश्चन होगा। 2012 से 2017 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य था वो था तेज, स्थायी और समावेशी विकास प्राप्त करना। तो याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। परीक्षा वाला आपसे कोई सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कोई भी हो आपको बिल्कुल तैयार रखना है। क्वेश्चन आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। देखिए, रजत क्रांति की बात की जा रही है तो रजन जो क्रांति है वो एग्स, अंडों के उत्पादन से संबंधित है। तो अंडों या मुर्गी पालन से जो संबंधित क्रांति है वो सिल्वर रेवोल्यूशन। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपकी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं श्वेत क्रांति की बात करता हूँ तो रजत क्रांति आपके अंडे उत्पादन से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपकी है एक श्वेत क्रांति। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन, किस उत्पादन से है भैया? दुग्ध उत्पादन से आपका व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपको अगर मैं बात करूं श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है वो कौन थे? तो वर्गीज कुरियन का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है ये वर्गीज कुरियन साहब का। वर्गीज कुरियन की अगर मैं बात करता हूं तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे और इनको ना मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता था। और देखिए, अगर मैं ऑपरेशन फ्लड की बात करता हूं तो ऑपरेशन फ्लड भी जो है वो श्वेत क्रांति से ही संबंधित था, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, भारत में बहुत सारी क्रांति अपने अपने टाइम पर चरम सीमा पर चली थी और सारी क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में हरित क्रांति भी आई थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो भारत में आई थी उसके जनक कौन थे? तो भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे भैया? एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक थे।
क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। अगर भारत में एम एस स्वामीनाथन है तो विश्व में कौन है, तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम आपको याद रखना है। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब जो है वो क्या थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में एम एस स्वामीनाथन थे। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई पीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, आपने सुना होगा कि पीली क्रांति भी थी। तो अगर पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम बोलेंगे पीली क्रांति है गुरुजी। कब कब चली थी, तो 1986 87 के आसपास भारत में पीली क्रांति चलती है, इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो पीली क्रांति के जनक थे वो थे सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा जो है वो भारत में पीली क्रांति के जनक थे। कुछ और क्रांतियाँ जो भारत में चली थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। एक आपकी खाकी क्रांति थी। अगर खाकी क्रांति की बात करें तो खाकी क्रांति जो है वो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, बोलेंगे खाकी क्रांति। एक है गोल क्रांति, भैया गोल क्रांति भी थी भैया, जी हाँ बिल्कुल गोल क्रांति भी थी। तो गोल क्रांति की बात करें तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। उसी प्रकार आपकी एक लाल क्रांति जो है वो मांस उत्पादन और टमाटर से संबंधित। तो लाल क्रांति, तो भारत की ऐसी क्रांति जो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, तो बोलेंगे टमाटर भी लाल होता है और क्रांति भी भैया कैसी है, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाबी क्रांति किससे है, तो संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो थी वो झींगा मछली उत्पादन, तो एक झींगा मछली होती है, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है आपकी गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति के जो जनक थे ना भारत में, वो कौन थे, दुर्गेश पटेल। तो दुर्गेश पटेल जी क्या थे, गुलाबी क्रांति के जनक थे। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे कि आपने पीली क्रांति के कौन थे जनक, सैम पित्रोदा, ये नाम कमीशन में आ सकता है और ये मिलाने को आ सकता है। जैसे कि हमने बोला हरित क्रांति की जनक कौन थी, और आपका हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन भारत में थे, गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल थे, पीली क्रांति के सैम पित्रोदा थे। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ कुछ और क्रांतियों की, जैसे कि आपकी काली क्रांति, तो काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन होता है उससे संबंधित थी। एक हरित सोना क्रांति थी, तो बांस उत्पादन से जो संबंधित क्रांति थी वो थी हरित सोना क्रांति। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब काफ़ी हमने इस क्वेश्चन से जान लिया है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले कहा जाता था। देखिए जो भारत का जो स्टेट बैंक है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भारत का जो स्टेट बैंक है इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, और कल हमने इस बैंक के बारे में ध्यान से पढ़ा था। तो इस बैंक की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955, याद रखना है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की क्या होती है स्थापना, और इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भी है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है वो कौन सा है, एसबीआई है। और सीएस शेट्टी क्या है, जिनका पूरा नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है वो क्या है, एसबीआई के प्रमुख है प्रेजेंट टाइम में। और वर्तमान में जो ये जो है वो 27वां अध्यक्ष है, और वर्तमान में अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी साहब। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है आरबीआई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और कल वाली वीडियो पे भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो एक बार दोबारा इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है इनको नया बनाया गया है, तो इसको भी आप याद रखें। हो सकता है कि आप टेट वाली वीडियो ना देखते हो, आप कमीशन वाली वीडियो देखते हो, तो ये इसीलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि कमीशन वाले में एक बार करवा दिया है तो टेट वाले में एक बार करवा दिया, तो दोबारा करवाना यहाँ पे लाजमी बनता है। दोनों इसमें संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा को भी हाल फिलहाल में आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। और ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं, तो संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के
26वें गवर्नर बने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। कब हुई है भैया? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका भी वहीं पर है जहाँ पे एसबीआई का है। एसबीआई का कहाँ पर है? मुंबई में। तो आरबीआई का भी कहाँ होगा? मुंबई में ही होगा, क्योंकि मैंने बोला दोनों का एक ही जगह पे है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भैया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1949 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर है, स्वतंत्र भारत के जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे आज़ादी के बाद, वो बने थे सीडी देशमुख। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि जब आरबीआई बना तो इसके पहले गवर्नर कौन बने, तो वो बने थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो सर ऑसबोर्न स्मिथ क्या बने थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर एसबीआई की बात करें, एसबीआई के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता था? देखिए, महान विभाजक वर्ष जो है वो किस वर्ष को कहा जाता है? तो महान विभाजक वर्ष जो है वो 1921 को कहा जाता था। अब आप बोलेंगे कि महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता था? कोई ना कोई तो रीज़न इसके पीछे होगा। तो इसको महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता था क्योंकि, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार एलाइड के पेपर में, एचयूएस के बहुत बड़े बड़े जो एग्जाम्स रहते हैं हिमाचल की, वहाँ पर एचपीपीएससी एचपीआर से उनके द्वारा पूछा गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। तो इसको इसीलिए महान विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर होती है वो स्थिर नहीं थी। कभी जनसंख्या पहले क्या बहुत कम हुई, उसके बाद जनसंख्या क्या है कभी बढ़ी कभी घटी। तो इसी कारण जो है इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता था। अब ये ऐसा जनसंख्या का सिनेरियो क्यों हुआ था? क्योंकि 1921 में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण काफ़ी संख्या में लोग जो उस समय मरे थे, तो उस वजह से भी यहाँ पर जो है वो इसको महान विभाजक वर्ष कहेंगे। और अगर मैं 1921 की बात करता हूँ तो 1921 के बाद जो जनसंख्या है की जो वृद्धि दर है वो लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण यहाँ पर जो है इसको महान विभाजक वर्ष जो है वो कहा गया था। अच्छा, विश्व में जो है वो मंदी कब आई थी? तो 1929। तो 1929 के आसपास जो है विश्व में मंदी आई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी क्वेश्चन आपको याद रखने। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।